विद्यार्थियों, आज हम डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। रिकार्डो, जैसा कि हम फर्स्ट पेपर में पढ़ चुके हैं, डेविड रिकार्डो के अंतर्गत डेविड रिकार्डो का जन्म 18 अप्रैल 1972 में हुआ था और मात्र 52 साल की आयु में 11 सितंबर 1823 को उनका देहांत हो गया। वो एक महान ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स के सबसे लोकप्रिय अर्थशास्त्रियों में उनका नाम आता है। वे ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में डेविड रिकार्डो ही एक ऐसा अर्थशास्त्री था जिसने सर्वप्रथम लगान के संबंध में निश्चित एवं सुव्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसी कारण कभी कभी इस सिद्धांत को लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहा जाता है। रिकार्डो ने न केवल यह बताया कि लगान क्यों व कैसे उत्पन्न होता है, बल्कि उसने अपने विश्लेषण से यह निष्कर्ष भी निकाला कि भूमि की कुछ विशेषताओं, जैसे भूमि की सीमितता है, उसकी स्थिरता है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है, उनमें भिन्नता के कारण लगान भूमि से प्राप्त एक प्रकार का आधिक्य होता है। रिकार्डो के स्वयं के अनुसार जो लगान की उसने परिभाषा दी है वो इस प्रकार से है कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। तो रिकार्डो ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन केवल कृषि भूमि के संबंध में ही किया, पर जो ये सिद्धांत है ये अन्य प्राकृतिक साधनों के संबंध में भी समान रूप से ही लागू होता है। रिकार्डो की यह धारणा थी कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, जो उपज की शक्ति है, उसमें भिन्नता पाई जाती है। समान उत्पादन लागत वाले लगाने पर भी अधिक उपजाऊ भूमि से प्राप्त उत्पत्ति कम उपजाऊ भूमि से अधिक होती है। तो इस तरह से अधिसीमांत तथा सीमांत भूमि की उपज का जो अंतर होता है या जो आधिक्य होता है वही लगान कहलाता है। अधिसीमांत भूमि उसने उसे कहा जो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है, और सीमांत भूमि लगान रहित भूमि है, यानी जो अंतिम रूप से काम में ली जाने वाली भूमि है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत को हम विस्तृत खेती और गहन खेती दोनों में लागू किया जा सकता है, और दोनों के रूप में हम यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। विस्तृत खेती के अंतर्गत जो लगान है उसकी रिकार्डो ने व्याख्या करते हुए कहा है कि एक ऐसे भूभाग की कल्पना करें जहाँ पहली बार कुछ व्यक्ति जाकर बसते हैं। वे सबसे पहले सबसे अधिक उपजाऊ भूमि यानी जो ए ग्रेड की भूमि होगी उस पर खेती करेंगे। इस प्रकार की भूमि की पर्याप्तता होने के कारण कोई लगान उत्पन्न नहीं होता है। जब वो पहली बार खेती करते हैं तो कोई लगान उत्पन्न नहीं होगा। कुछ समय के बाद जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो भूमि की उत्पत्ति की मांग बढ़ती जाती है तथा खाद्यान्नों की वृद्धि के लिए प्रथम श्रेणी की भूमि से कम उपजाऊ भूमि यानी अब सेकंड ग्रेड की भूमि, बी ग्रेड की भूमि पर कृषि कार्य प्रारंभ होगा। तो ऐसी अवस्था में दोनों प्रकार की भूमियों पर पूंजी और श्रम की अगर समान इकाइयाँ लगाई जाए तो उसके बावजूद जो प्रथम श्रेणी की भूमि है या ए ग्रेड की जो भूमि है उसकी उपज बी ग्रेड की भूमि की उपज से ज़्यादा होगी। इस कारण से प्रथम श्रेणी की भूमि को जो अंतरीय आधिक्य प्राप्त होता है वही लगान है। अगर जनसंख्या में और वृद्धि हो तो जनसंख्या में वृद्धि के क्रम के साथ घटिया से घटिया भूमि पर खेती की जाने लगेगी। उत्पादन कार्य में प्रयुक्त सबसे कम उपजाऊ भूमि को सीमांत भूमि या लगान रहित भूमि कहा जाएगा, क्योंकि इस भूमि पर कृषि करने से उसकी प्राप्त उपज का मूल्य उसके उत्पादन लागत के बराबर ही होने के कारण कोई आधिक्य प्राप्त नहीं होता है। जबकि सीमांत से अधिक उपज वाले भूस्वामियों को आधिक्य मिलेगा। ऐसी भूमियों को हम अधिसीमांत भूमि कहेंगे। तो जैसे जैसे सीमांत भूमि और अधिसीमांत भूमि की उपज के बीच अंतर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लगान भी बढ़ता जाएगा। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। फिर उसने माना कि मान लें हम कि ए श्रेणी की जो भूमि है वो प्रति एकड़ 30 क्विंटल, बी श्रेणी की भूमि 25 क्विंटल और सी श्रेणी की भूमि 20 क्विंटल तथा डी श्रेणी की उपज 15 क्विंटल है। तो जो डी श्रेणी की भूमि है वो सीमांत भूमि है
जबकि ए, बी और सी जो है वो अधिसीमांत भूमियां हैं। तो यहाँ ए श्रेणी की भूमि का जो आधिक्य होगा, जैसे ए पर 30 क्विंटल पैदा होता है तो 30 ए माइनस डी यानी 30 माइनस 15 तो 15 क्विंटल होगा। बी श्रेणी की भूमि पर 25 माइनस 15 10 क्विंटल, और सी श्रेणी की भूमि पर 20 माइनस 15 बराबर 5 क्विंटल होगा। डी श्रेणी की भूमि पर किसी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वो सीमांत भूमि है। ये जो अंतरी आधिक्य है उनका प्रति एकड़ लगान है, और डी श्रेणी की भूमि पर कोई लगान नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी जो कुल उपज है उसकी उत्पादन लागत के बराबर है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में हम देख सकते हैं, नीचे ओ एक्स अक्ष पर भूमि की हमने श्रेणियां ली है ए बी सी डी, और ओ वाई अक्ष पर उत्पादन की मात्रा ली है क्विंटल में। ए बी और सी जो है प्रति एकड़ इनकी उपज जो है, ए की 30 क्विंटल, बी की 25 क्विंटल और सी की 20 क्विंटल है। जबकि जो डी श्रेणी की जो भूमि है या सीमांत भूमि है या लगान रहित भूमि है कि प्रति एकड़ उपज 15 क्विंटल ही है। तो ए बी सी श्रेणी की अधिसीमांत भूमियों को ए को 15 क्विंटल, बी को 10 क्विंटल और सी को 5 क्विंटल प्रति एकड़ अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है जो लगान के बराबर है। इस रेखा चित्र में जो ऊपर रेड जो लाइनिंग से दिखा रखा है वो संपूर्ण क्षेत्र लगान का है। नीचे 0 से लेकर 15 तक का जो क्षेत्रफल है वो उत्पादन लागत को बताता है, और डी जो बार है उसमें हमने लिखा है सीमांत भूमि, यानी ये लगान रहित भूमि है, इस पर किसी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं होता है। इसके पश्चात रिकार्डो का जो सिद्धांत है वो गहन कृषि के अंतर्गत भी लगान की व्याख्या करता है। रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है विस्तृत खेती के संबंध में जो उसने विश्लेषण किया है, लेकिन ये सिद्धांत जो है गहन खेती के रूप में भी समान रूप से क्रियाशील होता है, क्योंकि जो भूमि के उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। गहन कृषि के अंतर्गत जब भूमि के एक ही टुकड़े पर श्रम और पूंजी की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है, वैसे वैसे एक निश्चित अवस्था के बाद सीमांत उत्पत्ति में ह्रास होता है और अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब सीमांत इकाई से प्राप्त उत्पत्ति उसकी लागत के बराबर हो जाती है। तो प्रारंभ में पूंजी और श्रम की इकाइयों को सीमांत इकाई से जो अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होता है वही जो आधिक्य होता है वो लगान कहलाता है। तो गहन खेती में लगान का उदय भूमि की उर्वरा शक्ति की भिन्नता के कारण उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि उत्पत्ति ह्रास नियम के क्रियाशील होने के कारण होता है। क्योंकि भूमि तो एक ही प्रकार की होती है, पर जैसे जैसे उस पर पूंजी और श्रम की उत्तरोत्तर इकाइयां लगाई जाती है तो सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होने से समान लागत लगाने पर भी सीमांत उत्पत्ति घटती चली जाती है, और ये हम उत्पत्ति ह्रास नियम में पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए ए श्रेणी की भूमि, यानी एक ही भूमि का टुकड़ा है ए श्रेणी का, उस पर पूंजी व श्रम की पहली इकाई जब लगाई जाती है तो मान लेते हैं कि उत्पादन 20 क्विंटल होता है। उत्पादन में वृद्धि से जब उस भूमि व पूंजी पर श्रम की दूसरी इकाई लगाई जाती है तो सीमांत उत्पत्ति 15 क्विंटल हो जाती है, और फिर हम तीसरी इकाई लगाते हैं श्रम और पूंजी की तो उत्पत्ति 10 क्विंटल हो जाती है। तो इस प्रकार से 20, 15 और 10, तो जो हमने तीसरी इकाई लगाई है और मान ले आगे और हम लगाएं, चौथी इकाई लगाएं और उसकी सीमांत उत्पत्ति 5 क्विंटल हो जाए, तो उत्पादन कार्य में पूंजी और श्रम की 4 इकाइयां प्रयुक्त की जाती है, तो चौथी इकाई जो है वो सीमांत इकाई होगी, और चौथी इकाई की लागत उससे उत्पादित उपज के तुल्य होने से इसे हम सीमांत इकाई कहेंगे। जबकि जो पहली, दूसरी और तीसरी साधनों की इकाइयां लगाई गई थी उन पर उत्पत्ति जो है लागत से अधिक होती है, जैसे 15 क्विंटल होती है पहले पर जो अतिरिक्त आय होती है वो 15 क्विंटल होती है। हम इस रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। पहली जब पूंजी, श्रम और पूंजी की इकाई लगाई जाती है तो 20 क्विंटल जो है उत्पत्ति होती है। जब दूसरी लगाई जाती है तो 15 क्विंटल, और जब तीसरी इकाई लगाई जाती है तो 10 क्विंटल। जब हम चौथी इकाई लगाते हैं तो 5 क्विंटल ही जो है उपज प्राप्त होती है जो लागत के बराबर है। तो इस प्रकार से जो पहली, दूसरी और तीसरी इकाइयां हैं वो अधिसीमांत इकाइयां हैं, क्योंकि इन पर लागत से ज़्यादा उत्पत्ति पैदा हो रही है। तो जो पहली इकाई है उसमें 15, क्योंकि 20 माइनस 5, दूसरी इकाई में 15 माइनस 5 10, और तीसरी इकाई में 10 माइनस 5 5 के बराबर लगान प्राप्त होता है, जो यहाँ रेड लाइनिंग से दिखा रखा है लगान। नीचे वाला जो क्षेत्र है वो उत्पत्ति की लागत को बताता है, और जो अंतिम इकाई है वो सीमांत इकाई को व्यक्त करती है।
तो इस प्रकार से जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय इकाइयों को आधिक्य होने से उनको मिलने वाला लगान जो है वो यहाँ पर बताया गया है रेखा चित्र में। प्रथम इकाई पर सबसे ज्यादा लगान प्राप्त होगा, जबकि जो तीसरी इकाई है उस पर न्यूनतम लगान प्राप्त होगा, और चौथी इकाई लगान रहित होगी या जिस पर शून्य लगान प्राप्त होगा। हालांकि कुछ आलोचकों ने रिकार्डो के सिद्धांत की इस कारण से आलोचना की है कि उसने अपने सिद्धांत में भूमि के उपजाऊपन पर ही अधिक ध्यान दिया है, जबकि भूमि की स्थिति यानी उसकी लोकेशन की उसने उपेक्षा की है। पर वास्तव में सत्य यह है कि रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में स्थिति को भी लगान का महत्वपूर्ण घटक माना है। रिकार्डो ने स्वयं अपने शब्दों में कहा है कि सबसे अधिक उपजाऊ भूमि तथा सबसे अधिक लाभपूर्ण स्थिति वाले खेतों पर ही सबसे पहले खेती की जाएगी। यदि सभी खेत समान उपजाऊ हैं तो लगान उत्पन्न नहीं होगा, जब तक कि किसी खेत की स्थिति का विशेष लाभ प्राप्त न हो। इस बात से स्पष्ट होता है कि जिस भूमि की स्थिति अच्छी होती है, अगर अन्य सभी बातें समान रहे, पर उसको अधिक लगान प्राप्त होगा। जो खेत शहर, गांव या बाजार के जितने निकट होंगे, उनकी उपज के लिए परिवहन लागत उतनी ही कम होगी, जिसके परिणाम स्वरूप अच्छी स्थिति वाले खेत के स्वामी को दूर स्थित अनुपयुक्त स्थिति वाले खेत के स्वामी से अधिक लगान प्राप्त होगा। तो इसके पश्चात हम आते हैं रिकार्डो के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता है कि इसने कहा है मौलिक व अविनाशी शक्तियां। रिकार्डो ने लगान सिद्धांत का प्रतिपादन केवल कृषि भूमि के संबंध में ही किया था, और इसी कारण से वह कहता है कि लगान भूमि की उत्पत्ति का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के कारण प्राप्त होता है। दूसरा उसने कहा रिकार्डो ने भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता को अधिक महत्व दिया है, पर उसने लगान सिद्धांत की व्याख्या गहन कृषि तथा स्थिति के संदर्भ में भी की है। तो लगान उत्पन्न होने का जो कारण है वो भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता और उत्पादन ह्रास नियम की क्रियाशीलता या उसकी स्थिति की भिन्नता के कारण पैदा होता है। तीसरी इसकी जो विशेषता है वो ये कहता है कि लगान प्रकृति की उदारता से नहीं मिलता है, बल्कि उसकी कंजूसी या कृपणता के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि अगर रिकार्डो के अनुसार सब भूमियां उत्तम श्रेणी की होती, ए ग्रेड की होती और पर्याप्त मात्रा में होती, तो लगान की समस्या पैदा ही नहीं होती। पर चूंकि श्रेष्ठ भूमि सीमित मात्रा में है, अतः प्रकृति की इस कृपणता यानी इस कंजूसता के कारण कि उसने कुछ भूमि को ही श्रेष्ठ बनाया है, के कारण लगान उत्पन्न पैदा होता है। फिर उसने कहा कि जो लगान सिद्धांत है वो विस्तृत खेती तथा गहन खेती में समान रूप से लागू होता है। विस्तृत खेती में सीमांत भूमि और अधिसीमांत भूमि के बीच जैसे जैसे अंतर बढ़ता जाता है, लगान में वृद्धि होती है। गहन खेती में पूंजी और श्रम की सीमांत इकाई व अधिसीमांत इकाइयों की सीमांत उत्पत्ति में उत्पत्ति ह्रास नियम के क्रियाशील होने के कारण जो अंतर होता है, वही अतिरिक्त बचत लगान को जन्म दे देती है। एक बात और मैं यह बताना चाहूंगा कि जो भूमि अभी तक काम नहीं आई है उसे रिकार्डो ने अनुसीमांत भूमि कहा था। तो अधिसीमांत भूमि जिस पर लगान पैदा हो रहा है, सीमांत भूमि जिस पर शून्य लगान पैदा हो रहा है या लगान रहित भूमि, और अनुसीमांत भूमि जिसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट वो कहता है विशेषता के अंतर्गत ये आती है कि सीमांत भूमि या सीमांत इकाई लगान रहित मानी जाती है, और लगान का निर्धारण इस सीमांत के अतिरिक्त बचत के अंतर के बराबर होता है। सीमांत भूमि की उपज का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के बराबर होता है। इस प्रकार रिकार्डो लगान रहित भूमि की कल्पना करता है। छठा, फिर उन्होंने कहा कि बाजार में मूल्य का जो निर्धारण है वो सीमांत भूमि या सीमांत इकाई की उत्पादन लागत से होता है, और चूंकि सीमांत भूमि अथवा इकाई लगान रहित भूमि होती है, तो इस प्रकार से लगान मूल्य में सम्मिलित नहीं होता है, अर्थात लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि स्वयं वह मूल्य से प्रभावित होता है। लगान की उत्पत्ति भूस्वामी के प्रयत्नों से नहीं होती है, बल्कि बाजार में उपज का मूल्य उत्पादन लागत से अधिक होने के कारण होता है। अतः उसके इस कथन से ही समाजवादी अर्थशास्त्रियों ने लगान के राष्ट्रीयकरण की विचारधारा को जन्म दे दिया था। और अंत में रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत के प्रतिपादन में पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की थी, तथा उसकी मान्यता थी कि वास्तविक लगान की प्रवृत्ति आर्थिक लगान के बराबर ही होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रिकार्डो के सिद्धांत में कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी अनेक विशेषताएं होने के बावजूद भी इसकी आलोचना की है, तो हम उनकी आलोचनाएं लेंगे। सबसे पहली आलोचना उसकी की जाती है कि भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों की जो धारणा उसने ली है वो भ्रमात्मक है या गलत है। क्योंकि भूमि के जो मौलिक गुण
और अर्जित गुण है उसमें भेद करना कठिन होता है। किसी भी भूमि में अविनाशी उपजाऊपन नहीं होता है, निरंतर प्रयोग से उसकी उर्वरा शक्ति घटती जाती है। और इसके अतिरिक्त कृत्रिम ढंग से उर्वरता शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। जैसे आज के युग में जबकि रेगिस्तान में भी हमने खेती करना शुरू कर दिया है तथा उर्वरा भूमि जो थी है वो उजड़ चुकी है, तो मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों की कल्पना जो रिकार्डो के द्वारा की गई है भ्रमात्मक थी। और हम पेस्टिसाइड्स के द्वारा, बहुत से यंत्रों के द्वारा और बहुत सी रासायनिक खादों के द्वारा उसकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा, उसने जो कृषि का या खेती का जो ऐतिहासिक क्रम लिया था वो ठीक नहीं था, क्योंकि रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में यह बताया था कि सबसे पहले बढ़िया एवं अच्छी भूमि पर खेती की जाती है ना। तो अर्थशास्त्री ये कहते हैं या इतिहासवादी जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये मत है कि सर्वप्रथम कम उपजाऊ भूमि पर खेती होती है, क्योंकि अधिक उपजाऊ भूमि तो जंगलों से ढकी रहती है ना। प्रोफेसर वाकर ने भी कहा है कि ये आलोचना जो की गई है वो ठीक नहीं है। रिकार्डो का सर्वोत्तम भूमि से अभिप्राय उस भूमि से था जो उर्वरा तथा स्थिति दोनों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो। उसका संबंध क्रम से नहीं होकर के विभिन्न भूमियों की उपज में अंतर से था। फिर इसकी तीसरी आलोचना की जाती है कि लगान भूमि की उपजाऊ शक्ति में भिन्नता के कारण पैदा होता है, जबकि भूमि की उपज की स्वल्पता यानी उसकी बहुत ही कम उपलब्धता के कारण होता है। तो रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है वो केवल ये बताता है कि एक श्रेष्ठ भूमि तथा का लगान घटिया भूमि की अपेक्षा अधिक क्यों है। ये सिद्धांत हमें ये नहीं बताता है कि लगान क्यों उत्पन्न होता है, जबकि जो आधुनिक सिद्धांत है लगान का उसमें उत्पन्न होने का कारण भूमि की उपज की स्वल्पता को माना जाता है। फिर इसकी जो मान्यताएं हैं उनको अव्यवहारिक माना जाता है, क्योंकि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता जो है वो एक कल्पना मात्र है। किसी भी देश में लगान रहित भूमि दृष्टिगोचर में नहीं होती है। सभी प्रकार की भूमियों पर कुछ न कुछ लगान अवश्य ही लिया जाता है, यानी सीमांत भूमि नहीं पाई जाती है। और सिद्धांत में जो है दीर्घकाल की कल्पना की गई है, जबकि ये सारी चीजें अल्पकाल से संबंधित होनी चाहिए। फिर लगान न केवल मूल्य से प्रभावित होता है, पर वो स्वयं भी मूल्य को प्रभावित करता है ना। रिकार्डो के अनुसार बाजार में वस्तु की कीमत सीमांत भूमि यानी जो लगान रहित भूमि है उसकी उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होती है। तो इस प्रकार से लगान मूल्य में सम्मिलित नहीं होता है। पर आधुनिक युग में न तो कोई लगान रहित भूमि है और कुछ परिस्थितियों में तो लगान उत्पादन लागत का भाग बनकर बाजार को भी प्रभावित करता है, यानी वो मूल्य में शामिल हो जाता है और मूल्य को भी प्रभावित करता है। फिर इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि लगान केवल भूमि को ही प्राप्त नहीं होता है, उत्पत्ति के अन्य साधनों को भी लगान मिलता है। क्योंकि रिकार्डो ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो केवल भूमि को ही लगान प्राप्त होने के संबंध में दिया था, जबकि जो आधुनिक विचारधारा है उसके अनुसार लगान अवसर लागत के ऊपर एक बचत है। उत्पत्ति के अन्य साधनों जैसे श्रम है, पूंजी है, साहस है को भी लगान प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि लगान केवल भूमि की ही बपौती नहीं है, लगान का तत्व उत्पत्ति के सभी साधनों में पुरस्कार के रूप में सम्मिलित हो सकता है। और अंतिम इसकी आलोचना की जाती है कि भूमि के लगान निर्धारण के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। रिकार्डो ने भूमि के लगान निर्धारण के लिए पृथक सिद्धांत दिया, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं कि मांग और पूर्ति का सामान्य सिद्धांत उत्पत्ति के सभी साधनों के मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त किया जा सकता है। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है उसकी मांग और पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों के साम्य से, ठीक उसी प्रकार भूमि भी एक प्रकार की वस्तु है और उसका मूल्य या उसका जो लगान है उसका निर्धारण उसकी मांग व पूर्ति द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए किसी प्रकार के अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। तो हमने रिकार्डो के लगान सिद्धांत को देखा, उसकी विस्तृत खेती और गहन खेती के अंतर्गत क्रियाशीलता को देखा, उसकी विशेषताओं को देखा और विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई आलोचनाओं को भी हमने देख लिया है। उसके बाद हम आते हैं कि क्या इस सिद्धांत की समीक्षा के रूप में हम क्या कह सकते हैं। चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता की जो मान्यता ली गई है वो अवास्तविक और काल्पनिक है और इसके आधार पर रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है वो अनेक त्रुटियों और अनेक आलोचनाओं से प्रेरित है, फिर भी आर्थिक विश्लेषण में इस सिद्धांत की बहुत ही विशेष भूमिका रही है। रिकार्डो ने सबसे पहले अपने इस सिद्धांत में लगान उदय होने का कारण प्रकृति की कृपणता को बताया। इससे जो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों के प्राकृतिक क्रम का महत्व था वो समाप्त होकर के निराशा का वातावरण बना। जनसंख्या में लगातार वृद्धि के कारण घटिया भूमि पर खेती का तथ्य आज भी उतना ही सत्य है जितना रिकार्डो ने बताया है। रिकार्डो
ने एक गलती यह कर दी कि उसने केवल भूमि में ही सीमितता के तत्व को माना तथा लगान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जबकि जो सीमितता का तत्व है वो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार केवल भूमि में ही नहीं बल्कि उत्पत्ति के सभी साधनों में पाया जाता है, क्योंकि सभी साधन सीमित मात्रा में। यही कारण है कि रिकार्डो के सिद्धांत के समान आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने सीमितता या विशिष्टता के गुण के लिए भूमि तत्व शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार यह एक सामान्य सिद्धांत बन गया है। कृषि विकास व व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान के बावजूद भी रिकार्डो का सिद्धांत क्रियाशील है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत का आर्थिक विचारधारा पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था उस समय, क्योंकि लगान को एक अनार्जित आय बताए जाने के कारण भूस्वामियों तथा समाज के अन्य वर्गों के स्वार्थों के संघर्ष की सत्यता सिद्ध हो गई, और इस सिद्धांत ने भूस्वामियों के लगान पर भारी करारोपण या सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। अमेरिका के हेनरी जॉर्ज ने लगान को सामाजिक बुराइयों की जड़ माना तथा समाज में दरिद्रता व निर्धनता की समाप्ति के लिए लगान को समाप्त करने की विचारधारा प्रबल हुई। आजकल विभिन्न देशों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन इसी सिद्धांत की देन है। इस सिद्धांत ने ही समाजवादी विचारकों को भूस्वामियों पर प्रबल सैद्धांतिक प्रहार की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करवाई। इसी कारण से जो सिडनी वेब है ने रिकार्डो के लगान सिद्धांत को समूहवादी अर्थशास्त्र की आधारशिला कहा है। आधुनिक अर्थशास्त्री लगान का विश्लेषण केवल भूमि के संदर्भ में नहीं करते हैं बल्कि उत्पत्ति के प्राय सभी साधनों के संदर्भ में करते हैं। तो इस तरह रिकार्डो के लगान सिद्धांत का परित्याग नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे अधिक व्यापक एवं सामान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। लगान केवल भूमि की विशेषता नहीं है, उत्पत्ति के अन्य साधनों को भी लगान प्राप्त हो सकता है, और लाभ भी जो है वो एक लगान सिद्धांत का ही एक भाग होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा रिकार्डो के लगान सिद्धांत के बारे में। अंत में मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी नाम से एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। राज्य के हर परिवार को कैशलेस इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होगा, जिसके लिए ई मित्र के माध्यम से मुफ्त में, ई मित्र पर किसी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा, और आपके जन आधार कार्ड के जो नंबर हैं उसके माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और इसमें कोरोना महामारी से संबंधित इलाज को भी शामिल किया गया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गाँव के लोगों को इस योजना से जुड़ने के लिए जागरूक करें, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए इस योजना के तहत लाभ मिल सके। और इसको आप अपने आनंदम योजना के तहत एक प्रोजेक्ट के रूप में भी ले सकते हैं कि किस प्रकार से आपने एक ग्रुप ने एक गांव के लोगों को इस योजना के बारे में विस्तार से बता करके और कितने लोगों को ई मित्र पर ले जा करके और उनका पंजीकरण करवाया। ये भी एक सामाजिक सरोकार की बात है, तो इसे आप लोग समझें और इसका पालन करें। धन्यवाद।